अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में फिर से खुशामदीद। हम यूनिट नंबर 3 के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं और लास्ट लेक्चर के लिए हम फिर से आमने सामने हैं। यूनिट नंबर 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट टाइम जहां पर हमने बात को ख़त्म किया था वो ये थी कि हम किस तरीके से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साथ हमने बात करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। लास्ट टाइम एक बात जो हम मिस कर गए वो ये थी कि हमने काफ़ी ज़्यादा हिस्से चैप्टर के एक बारी उन्हें टच किया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि आया वो सिलेबस के अंदर शामिल हैं या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जिसमें हमने लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड सीरीज़ की बात की। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी का रिलेशन E2 माइनस E1 इज़ ग्रेटर देन E3 माइनस E2 की। मैं बात कर रहा हूँ रेडियस के रिलेशन की। तो रेडियस का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये ना बॉर्डर लाइन केसेस में आ रहे हैं। अच्छा रहेगा कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये तो नहीं मैं कह रहा कि ये सिलेबस में क्लियर कट इंक्लूडेड हैं, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें, आप शेल्स की एनर्जी की बात करें तो शेल्स की एनर्जी, शेल्स का साइज, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए और साथ साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जो जीमैन इफेक्ट आ रहा है या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, उसको समझने के लिए आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ शेल कैसी होती है, रेडियस ऑफ शेल क्या होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से एक टॉपिक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कहा था कि कैथोड रेज अगर हैवी मेटल एनोड से टकराएं तो वो एक्स रेज बनाती हैं। तो एक्स रेज का बनने का जो फिनोमिनन ना, वो कैथोड रेज से एक्स रेज बनती हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद कतन ये नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 5 अलिफ से लेके ये तक सारा ही याद कर लें, ये नहीं है मकसद। लेकिन टॉपिक्स जो इंटरवीन कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ गड़मड़ हो रहे हैं, उनका आइडिया क्लियर करने के लिए अगर आप वो टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका आइडिया क्लियर नहीं ना होगा तो फिर आपको जो सवाल मेन टॉपिक से आ रहा है ना, आप उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आपने उन टॉपिक्स को भी ना माइंड में रखना है कि ये टॉपिक था, एक बारी पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा। ज़्यादा पढ़ने से ना आदमी का दिमाग कम नहीं होता, वो ज़्यादा ही होता है। सही हो गई जी, बात क्लियर कर दिया मैंने अपने आप को। चलें फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स। और सबसे पहला रूल हमें मिल रहा है N+L रूल। यहाँ पर जी मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़नी, आपके ऊपर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। सारी कोशिश होगी कि मैं खुद से यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन कर दूँ ताकि कोई परेशानी आपको, काफ़ी लोगों को आती है कि जी फलां ऑर्बिटल जो है उसके लिए N+L वैल्यू के क्या मामलात हैं। तो मैं N+L वैल्यू जो है, N+L रूल, उसे एक्सप्लेन कर दूँ। ये रूल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सब शेल्स कैसे होगी। सही है जी। N+L रूल हो या आफ्बाउ प्रिंसिपल हो, दोनों के दोनों सब शेल्स के अंदर तक इलेक्ट्रॉन रखने में हमारी मदद करते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखने हैं या ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होगी, वो हमें ना N+L रूल से पता लगता है ना आफ्बाउ प्रिंसिपल से पता लगता है। अच्छा, N+L रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड इन सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। आपने N+L वैल्यू के हिसाब से सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन रखने हैं, यानी कि जिसकी N+L वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखा जाएगा, जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रखा जाएगा। चलें, मैं कुछ मेजर सब शेल्स बना लेता हूँ। 1s बना लेते हैं, 2s, 2p, 3s,
3p 3d 4s काफ़ी हो जाएंगे अभी के लिए। अच्छा, अब ये जो पहले वैल्यू लिखी होती है ना, ये n की वैल्यू होती है, शेल का नंबर होता है ये। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ n प्लस l। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 है, प्लस लगा लेते हैं। अब मैंने L की वैल्यू लगानी है। अच्छा, अब L की वैल्यू क्या होती है? मैंने सीखा था S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है। अच्छा, S की जगह पे अब क्या आ जाएगा? 0, 0 P की जगह 1, S की जगह 0, P की जगह 1, D के लिए क्या होती है? 2 होती है, S के लिए 0। सही जनाब। फाइनल जवाब क्या आ गया? ये आ गया 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4। लें जनाब, ये जवाब आ गए। किताब में ना 7s तक लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लेंगे, लेकिन हमें इतने से ही आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रूल क्या है जनाब? इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, यानी कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रखेंगे। तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन किस में गए? 1s में। फिर किस में गए? 2s में। अब आगे देखें, 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब हम किस में इलेक्ट्रॉन रखें? तो रूल कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि इफ 2 सब शेल्स हैव द सेम n प्लस एल वैल्यू, अगर 2 सब शेल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड इन सब शेल विद लोअर n वैल्यू। तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में रखना है जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी। तो n की वैल्यू 2p और 3s में से किसकी छोटी है? 2p की, तो हमने इसमें पहले इलेक्ट्रॉन रख दिया। आगे चलते हैं, 3p और 4s को देखें, दोनों के लिए वैल्यू क्या है? 4 है। तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा? 3p में, उसके बाद 4s में, और 4s के बाद 3d में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई 3p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? 4s में, 4s के बाद आता है 3d के अंदर। सही जी, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्या बना? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। क्लियर है जी बात। अब यहाँ इससे मिलता जुलता n प्लस एल रूल में जो बात कही गई है ना, तकरीबन वही बात कही गई है। ये सामने जो आपके फिगर शो हो रही है, ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सही जी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है ना, ये भी हमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखने के बारे में बताता है। और ऑफ बाउ प्रिंसिपल की ये जो डायग्राम हमें नजर आ रही है, इस डायग्राम से हमें पता ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड in subshells on the basis of increasing energy। तो जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले रखें, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रखें। तो ये डायग्राम बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल डायग्राम है, उसमें ना हमने एरो भी लगाए हैं ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आ रहा है, फिर आगे किस में जाएगा और आगे किस में जाएगा। तो ये डायग्राम तो आपके सामने है, इसे आप देख लें। इसको हम एक याद करने का तरीका भी देख चुके हैं, मुख्तलिफ असातिज़ा कराम मुख्तलिफ तरीका लगा रहे हैं, हमने भी सीखा हुआ है। इस तरह कर लें कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। सही जनाब। एस जो है ना, वो फर्स्ट सेल से ही एस शुरू हो जाता है। आपने देखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी, आप जानते हैं कि एस पहले शेल में भी होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है, चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है, छठे में भी होता है और सातवें में भी होता है। पी फर्स्ट सेल में पी सब शेल नहीं होता, पी होता है सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में। डी, क्या डी पहले शेल में होता है? नहीं जी। दूसरे शेल में होता है? बिल्कुल नहीं। थर्ड शेल में डी आता है, तो थर्ड शेल में डी आया, ये आ गया 3D 4D 5D। और एफ कब से शुरू होता है जी? फोर्थ शेल से शुरू होता है। सही जी। आपने सीखा हुआ है कि हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखें जरा कितने कितने आ सकते हैं। एस में ज्यादा से ज्यादा 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10,
P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, F में 14 आते हैं, D में आते हैं 10, P में आते हैं 6, S में आते हैं 2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाह रहा हूं जी मैं। इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 4 10 12 18 20 30 36 40 50 56 58 72 82 88 90 90। दुनिया के पहले 90 एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से तरतीब दिए जा सकते हैं और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये डायग्राम कहाँ से बनी है? ये जो मैंने कैलकुलेशन की, ये जो आपके सामने शो हो रही है फिगर, उसी से की है। सबसे ऊपर से शुरू करें, नीचे की तरफ आएँ। याद करने का तरीका दोबारा से बता दूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, हर एक में इलेक्ट्रॉन आपको रखने आते हैं। तो पहले 90 एलिमेंट्स जो है ना वो इस तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि मैंने आपके ऊपर बातें कम छोड़नी हैं, तो हमारी किताब में 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन असूलों के तहत अभी मैं कर भी दूंगा और फिर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 रूल्स और बता दूं। ये दोनों रूल्स यानी कि N+L रूल और अफबाउ प्रिंसिपल, ये तो हमें बताता है कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे जाते हैं, लेकिन सब शेल्स के अंदर आगे ऑर्बिटल भी तो हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो करते हैं। तो वो किन असूलों के तहत करते हैं उनकी बात करते हैं। चलें हम देखते हैं अगला रूल जो कहलाता है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि जी, तो बात को लेकर चलते हैं हॉर्न्स रूल की तरफ। हॉर्न्स रूल हमें बताता है कि सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं और अगर वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल किए जाते हैं। तो हॉर्न्स रूल की स्टेटमेंट आप इस तरह याद रख सकते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपस में बराबर है, दे शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके रखे जाएंगे और उनकी जो स्पिन है वो सेम होगी बिफोर पेयरिंग, इससे पहले के पेयरिंग हो। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इस तरीके से नहीं जा सकते। अगर आपके पास सेपरेट ऑर्बिटल हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखना है, बाद में पेयरिंग शुरू हो सकती है। सही है जी बात। तो अब हॉर्न्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल और N+L रूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सवाल यहाँ पूछ लिया है और सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7 इज, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके ख्याल में क्या है? सही हो गई जी बात। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तीनों सब रूल्स के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट आ रही हो, वो हमने सोचना है कि क्या हो सकती है। क्लियर हो गई जी बात। तो बीटा ऑप्शन से शुरू कर लेते हैं। बीटा ऑप्शन में 1s2 2s1 2p4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है? प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि यहाँ पर अफबाउ प्रिंसिपल को बाईपास किया गया है। वो कैसे? अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक कम एनर्जी वाला जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आता है, ज़्यादा एनर्जी वाले में बाद में आता है। तो पहले तो यहाँ पे 2s2 होना चाहिए था, फिर 2p में जाती मामलात। तो यहाँ पर तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रखा है और इलेक्ट्रॉन आगे 2p में चला गया, जो कि सही नहीं लग रहा। चार्ली ऑप्शन को देखें तो हमें नजर आता है 1s2 2s2 2px1 2py2। अब 2py2 हो गया जी। 2py2 कैसे हो गया? अब 2py2 जो है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हॉर्न्स रूल को बाईपास कर दिया उसने। हॉर्न्स रूल बाईपास हो गया। 1s2 2s2 2px1 2py1 होता, 2pz1 होता तो हॉर्न्स रूल लागू हो जाता। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक एक करके आते हैं। सही है। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ तो पहले ही पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो हमने चार्ली ऑप्शन को भी गलत करार दे दिया। आगे चल पड़ते हैं। 1s2 2s2 2px1 2pz1 2py1 में इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन ही 6 हुए, तो ये तो मामला बिल्कुल सही नहीं लग रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही पूरे नहीं है, तो ये तो रूल की वायलेशन से परे चली गई बात। तो इसे भी काट देते हैं। अब क्या बचा? अल्फा ऑप्शन 1s2 2s2 2p3, ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब अगर इसे फर्दर सही तरीके से हॉर्न्स रूल के मुताबिक लिखा जाए ना जी, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? 2px1
2py1 2pz1। सही है जी, ऐसे ये सही है, ये हुन्स रूल के भी मुताबिक है। क्लियर हो गई जी बात। हुन्स रूल के बाद आखिरी रूल जो हमारा है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ना वो स्पिन के बारे में बात करता है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप मान लें हीलियम की मिसाल ले लें, एटॉमिक नंबर 2 1s2, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात करें कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर क्या क्या है, तो ये दोनों पहले शेल में हैं यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, s सब शेल में है तो l की वैल्यू 0 होगी, s ऑर्बिटल में है तो m की वैल्यू 0 होगी। और अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की बात की जाए तो पॉली कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के एक ही सब शेल में एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हों तो उनका शेल सेम हो सकता है, सब शेल सेम हो सकता है, ऑर्बिटल सेम हो सकता है, उनके अंदर जो स्पिन है ना वो सेम नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल for two electrons residing in the same orbital of the same atom to have the same value of 4 quantum numbers, यानी कि क्वांटम नंबर में चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते जी, कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो चेंज होगा ही होगा, और वो कौन से वाला है, वो स्पिन क्वांटम नंबर है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक और तरीका भी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्टेट करने का, वो कहता है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो ना जी तो फिर उनकी सेम स्पिन नहीं हो सकती। उनकी स्पिन कैसी होगी, उनकी स्पिन होगी ऑपोजिट। सही है जी, अगर सेम स्पिन हो गई तो फिर तो स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, चारों ऑपोजिट होंगे। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये वाली सिचुएशन मिल गई ना, मिसाल के तौर पे हमें लिथियम की कन्फिग्रेशन में वो कहे 1s2 2s1, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हैं वो सेम स्पिन के साथ दिखाए गए हैं, ना दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं ना दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एक ने क्लॉकवाइज होना है एक ने एंटी क्लॉकवाइज होना है। सही हो गई जी बात। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आगे लेकर चलते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। जी जनाब, कुछ MCQs हमने यहाँ पर लिख लिए हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। साथ आप राइट साइड पर देख रहे हैं मैंने जितने भी ऑर्बिटल्स मेरे काम आ सकते थे पहले 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, वो भी यहाँ पर खाली छोड़ दिए हैं। खाली इसलिए छोड़ दिए कि मुझे सवाल के अंदर जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं वहाँ पर फिल करके देख लूँगा, और साथ साथ पर्टिकुलरली क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एनोमलस बिहेवियर शो करती हैं, वो क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। चलें जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, अगर आप सब शेल में इलेक्ट्रॉन रख रहे हों, विच इज फिल्ड लास्ट, तो सबसे एंड पर कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। आफ्बाउ प्रिंसिपल से सवाल आ रहा है, फार्मूला आपके पास है स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, या फिर अगर आप खुद से ड्रा भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी तरह भी चलें। आपको नतीजा क्या मिलेगा कि 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, और 6p के बाद इलेक्ट्रॉन 7s में आता है, यानी कि सबसे एंड पर, सबसे लास्ट में एंड पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 7s में रखा जाता है। तो 7s में हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया। सही है जी। सवाल क्या था कि सबसे एंड पर इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, तो हमने कहा जी 7s में इलेक्ट्रॉन इन चारों में से सबसे आखिर में जाता है। आगे चलते हैं। आफ्टर 4d नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, 4d कंप्लीट हो गया है तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अगेन आप आफ्बाउ प्रिंसिपल को कंसल्ट करेंगे और 4d के बाद आपको पता लगेगा कि डिविजनल पब्लिक स्कूल में 5p आता है, 4d के बाद इलेक्ट्रॉन 5p में जाता है। सही जी, आफ्बाउ प्रिंसिपल को माइंड में रखना है। वो जो एक चार्ट सा हमने बनाया था, दिखाया भी था यहाँ पर बोर्ड पर, तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए।
आगे चलते हैं, विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज ऑफ सब शेल्स। एनर्जीज ऑफ सब शेल्स के हिसाब से कौन सी बात सही है? ये जो एरो लगा होता है ना जी, ये बताता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। यानी कि अगर मैं अल्फा ऑप्शन का तर्जुमा करूँ ना, तो इसका मतलब बनेगा कि 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, 4s की एनर्जी 4f से ज़्यादा है और 4f की एनर्जी 5d से ज़्यादा है। ये इसका मतलब बन रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि आबो प्रिंसिपल मेरी रहनुमाई कैसे कर रहा है। आबो प्रिंसिपल के मुताबिक ये बात तो पक्की है। क्या बात पक्की है जी? क्या था वहाँ पर? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। एस कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। पी कहाँ से? 2 3 4 5 6। डी कहाँ से? 3 4 5। और एफ कहाँ से? 4f। सही है जी, दोबारा से लिख दिया मैंने, 1 मिनट लगा बस। तो अब हमने देखना है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। देखते हैं जनाब, आप देखते हैं 4f और 5d को, तो आपको पता लगता है 4f की एनर्जी 5d से कम है। 4f की एनर्जी 5d से कम है, तो यहाँ तो लिखा है 4f की एनर्जी 5d से ज़्यादा है, काट दें, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, 4f की एनर्जी 5d से कम है, ये हो सकता है। 4f की एनर्जी 5d से कम है, ये हो सकता है। 4f की एनर्जी 5d से ज़्यादा है, ये गलत हो गया। सही है जनाब, मैंने 4f और 5d को कंपेयर किया है। आप 3d और 4s को भी कोई भी एक हिसाब कंपेयर कर लें, ताकि आपको सारे ऑप्शन पर काम ना करना पड़े और आपका टाइम ना बच जाए थोड़ा सा। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल ही माइनस हो गए, हमने इन्हें देखा ही नहीं। बाकी ऑप्शन देखते हैं, या तो बीटा सही जवाब है या चार्ली सही जवाब है। अच्छा, ये वाली तो बात यहाँ पर सही हो गई। अब मैंने कंपेयर करना है 3D और 4s को। कहाँ गया जी? रहा जनाब, 3D और 4s को मैं कंपेयर करता हूँ, तो 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। बीटा कह रहा है कि 3D की एनर्जी कम है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? चार्ली जी। 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा है और 4s की एनर्जी बाकी सबसे कम है। बिल्कुल सही बात है जी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर हमने टिक कर लिया। यहाँ से हमने सीखा कि आप किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाकर जो इररेलेवेंट गैर ज़रूरी सवाल हैं उन्हें माइनस कर देते हैं और फिर आपके पास सही ऑप्शन चुनने के लिए ज़्यादा वक्त बच जाता है। आगे चलते हैं। एन एटम हैज़ हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल या 3p सब शेल कह दें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर। अच्छा, अब हाफ फील्ड से क्या मतलब है कि 3p में आधे इलेक्ट्रॉन है। जाहिर बात है कि बाकी सब इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे, तो हम मदद लेंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैं 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px1 3py1 3pz1। क्या किया मैंने? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाला। क्यों? क्योंकि मैंने हुन्स रूल को फॉलो करना है। अच्छा, अब सवाल क्या आया कि इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में, शेल कौन सा है जी इसका वैलेंस? इसका वैलेंस शेल है थर्ड, और थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 इलेक्ट्रॉन वो रहे, भाई इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। सही जी। तो यहाँ पे शेल सब शेल का बड़ा मसला रहता है, वो आप सब शेल समझ के जवाब लगा देते हैं, वो शेल पूछ रहा होता है। सही है जी, तो इसलिए ध्यान करना है ज़रा। ऑक्सीजन आ गया 1s2 2s2 2px2 2py2। वो कहता है ये किस रूल के खिलाफ है? साफ जाहिर है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, हालांकि अभी एक डीजेनरेट ऑर्बिटल पड़ा हुआ था। तो यहाँ से तो साफ जाहिर है कि भाई ये तो बात गलत हो गई है, ये तो हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है। सही जी। क्वेश्चन देखें अगला, सल्फर 16 नियॉन। नियॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर 10। तो एक तरीका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ये भी है कि आप जैसे ही शेल कंप्लीट होना, तो फिर आप उस शेल कंप्लीट होने के साथ ही जो नोबल गैस आती है ना उसका नाम लिख दें। सल्फर जो है वो नोबल गैस सेकंड शेल में नियॉन पे मुकम्मल हो रहा है। सेकंड शेल तो हमने नियॉन लिख दिया, इसका मतलब है 2 शेल मुकम्मल हैं। तीसरे शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इस तरह कॉन्फ़िगरेशन ना ज़रा समराइज हो जाती है, ज़्यादा लंबा पेज भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर। सल्फर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताएं। जाहिर बात है ये शेल कंप्लीट है तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3s2 कंप्लीट है तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
फिर 3p4, 3p3 तक ये लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो हमें कितने करने हैं 3p4। 3p4 करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे जी, एक 3py वाला बचा, एक 3pz वाला बचा। बीटा ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। सही है जी। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फॉर ए गिवन ऑर्बिटल, एक खास ऑर्बिटल में डैश चेंजेस। तो हमने कहा था कि अगर किसी एलिमेंट का 1s2, जैसे हमने अभी हीलियम की मिसाल ली थी, उसके लिए n की वैल्यू सेम थी, l की वैल्यू सेम थी, m की वैल्यू सेम थी, चेंज क्या हो रहा था, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो रहा था। तो डेल्टा ऑप्शन स्पिन चेंजेस। सही हो गया जी मामला। चलें फिर अब हमने जाना है आगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। रैंडमली एक दो एलिमेंट्स की देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने किस पे कंसंट्रेट करना है, हमने कंसंट्रेट करना है क्रोमियम पर और कॉपर पर। क्रोमियम के लिए चलते हैं, हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1s2 22 रह गए, 2s2 2p6 10 हो गए जी, 14 बाकी हैं, 3s2 3p6 18 हो गए, 6 बाकी हैं। अब 18 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं, दो रास्ते मुझे क्या नजर आते हैं। पहला रास्ता ये है कि 18 के बाद मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दूं, 20 हो जाएंगे। उसके बाद एक 21, 22, 23, 24। ये कौन सा कानून है जी, हुन्स रूल है। हुन्स रूल कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखना है। 4s में मैंने 2 क्यों रखे, क्योंकि आफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था कि कम एनर्जी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन पहले रखें, ज्यादा एनर्जी वाले में बाद में रखें। अब यहां पर आती है डिसाइसिवली इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये कन्फिग्रेशन गलत है। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही कॉन्फ़िगरेशन ये है कि क्रोमियम 24 में 4s2 3d4, 4s2 3d4 नहीं होता, बल्कि 4s1 3d5 होता है। इसका क्या फायदा, असल में 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है 3d के पास। इससे फायदा ये होता है कि 4s जो पहले कंप्लीटली फिल्ड था अब वो हाफ फिल्ड रह जाता है, लेकिन 3d हाफ फिल्ड हो गया है। रूल ये है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, और एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी, और जो बिल्कुल हाफ फिल्ड हैं वो भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम के पास ऑप्शन क्या था कि वो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ले जाता है तो 4s तो हाफ फिल्ड ही रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3d कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और जब 3d कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, सॉरी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। सही है जी, d5 भी स्टेबल है, d10 भी स्टेबल है, s2 भी स्टेबल है, S1 में भी कोई इतना मसला नहीं है। तो 3d5 करने का फायदा क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से साथ ही लिख लेता हूं, कॉपर 29 में होता है आर्गॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना कि नोबल गैस के लिए आप करीब तरीन नोबल गैस, जैसे यहाँ पे नियॉन लिखा था, तो आर्गॉन उसके साथ आता है 4s1 और 3d10, 4s1 3d10। क्यों कर लिया हमने 4s1 3d10, इसलिए कि भाई अगर s के एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा तो d में हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड, और उसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दो कॉन्फ़िगरेशंस याद रखनी है, एक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की 4s1 3d5, एक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की 4s1 3d10, जो कि अपने से पिछले एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही हैं। चलें जनाब, अब इस हिस्से को मिटाकर हम चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे कि हमने रैंडमली किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और उसके लिए मैंने चुन लिया है ब्रोमीन 35 को। ब्रोमीन 35 को मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 18 हो गए। 18 के साथ ही आप अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाह रहे तो आप आर्गॉन भी लिख सकते हैं। करीब तरीन जो भी नोबल गैस है ना उसे आप मेंशन कर सकते हैं, उससे पीछे वाली। सही है जनाब। ब्रोमीन के साथ जो है ना वो तो क्रिप्टॉन भी है 36, लेकिन आप क्रिप्टॉन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से ज्यादा है। ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रॉन वाली जो भी करीब तरीन नोबल गैस है आप उसे लिख सकते हैं। और उसे लिखने का मकसद क्या होगा कि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह पर आपने आर्गॉन लिख दिया। 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p6 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 4s2। सही है जी। 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4px, 4py, 4pz, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। मैं क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर आने वाले हैं जिसमें वो पूछता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। सही है जनाब। वो पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से ब्रोमीन से ही एक सवाल अगर आपसे पूछ लूं, वो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी p सब शेल आर। वो कहता है जनाब ब्रोमीन के p सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं। ऑप्शन वो लिख देता है 5, वो लिख देता है 11, वो लिख देता है 17, वो लिख देता है 23। तो अब आपने क्या करना है कि आपने p सब शेल में इलेक्ट्रॉन बताने। अब p सब शेल कहाँ कहाँ पर हैं? 2p भी तो है, 3p भी तो है, 4p भी तो है। सबके मिलाकर काउंट करेंगे तो 6 और 6 12 और 5 17। आपने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया। सही है जनाब। इस तरीके से सवाल आ सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं। वो कहता है कि जनाब आप ऐसे बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बताएं। तो s ऑर्बिटल 1s है, 2s है, 3s है, 4s है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आप लगा देंगे? ऑप्शन हम बना लेते हैं 2 4 6 8। तो हमने क्या टिक कर दिया भाई? हमने 8 टिक कर दिया। सही है जी बात। एक और सवाल देखते हैं। वो कहता है कि जनाब आपके पास एक है 4f, एक है 5d, एक है 2d, एक है 1s। विच ऑफ दीज सब शेल्स इज नॉट पॉसिबल? तो आपने कहना है कि जनाब 1s तो हमने देखा है, 4f भी होता है, 5d भी होता है, लेकिन 2 के अंदर 2s होता है और 2p होता है, 2d नहीं होता। तो आपने कहना है कि ये जो सब शेल है ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के सवाल भी आपको आ सकते हैं। इसी तरीके से आप ये वाली देखें, वैल्यू n इज इक्वल टू 4 कर दें, l इज इक्वल टू 0 कर दें, m इज इक्वल टू +1 कर दें और s इज इक्वल टू +12 कर दें। ये वाली वैल्यू देखें। इस तरह का ना कोई सबशेल या ऑर्बिटल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सवाल कैसे आएगा? यहाँ पर वो कहेगा 4 वैल्यूज दे देगा, वो कहेगा कि बताएं इनमें से कौन सा सबशेल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसे ही अभी कर लेता हूँ। साथ ही मैंने 1 लिख दिया आपके सामने, बाकी 3 भी लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +12। एक ऑप्शन हो गया। बीटा ऑप्शन बनाते हैं। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -12। सही जनाब। चार्ली ऑप्शन बना लेते हैं। n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 1, s is equal to -12। डेल्टा ऑप्शन बना रहा हूँ। n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to +1, s is equal to +12। वो कहता है which of these is not possible? इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है? तो आपने देखना क्या है यहाँ पर कि कौन सी n की वैल्यू से कौन सी l की वैल्यू बन सकती है। सही जी। n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 4 थी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, सारी हो सकती हैं। यानी कि n 4 हो तो l 0 हो सकता है, l 0 हो तो m भी 0 हो सकता है। सही, ये तो पॉसिबल हो गया। n 3 हो तो L1 हो सकता है, L1 हो यानी कि p सब शेल के अंदर p ऑर्बिटल में m की वैल्यू 0 हो सकती है।
n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल की बात हो रही है, और l इज इक्वल टू 2 का मतलब है 3d की बात हो रही है। 3d के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, याद करें ज़रा, m की वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इनमें से कोई भी हो सकती है, तो प्लस 1 हो तो सकती है, ये भी हो सकती है। अब कौन सा पॉसिबल नहीं है, इसे देखें ज़रा, n इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल की बात हो रही है, l इज इक्वल टू 0 s सब शेल की बात हो रही है। s सब शेल के लिए l इज इक्वल टू 0 होता है, तो m की वैल्यू क्या होती है, वो तो 0 ही होती है, और तो वैल्यू होती नहीं, तो फिर m इज इक्वल टू प्लस 1 कैसे होगा भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। सही है जी, इस तरह के सवाल भी आपको आ सकते हैं। तो ये था कुल मिलाकर हमारी डिस्कशन का खुलासा जी। एंड पर हमें दो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उनके हवाले से मैं मुख्तसरन आपको एक चार्ट बना देता हूँ, वो पढ़कर हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, और उम्मीद है कि हमने कोई भी बात छोड़ी नहीं होगी। जी, आखिरी बात आ गई हमारी, हमने एक टॉपिक देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक देखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ जी आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। जो मैंने लिख दिया है जी, इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जो मौजूद है चीज़ वो गैस की फॉर्म में होनी चाहिए, फिर जब वो आयन बनाए तो वो भी गैस में हो, साथ एक इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकता, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड नहीं हो सकता, गैस ही होना चाहिए। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लें। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सही होगा जी बात, ग्रुप में डिक्रीज होगी, पीरियड में इंक्रीज होनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर फैक्टर्स भी अहम हैं। फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा ही अहम रिलेशन है एटॉमिक साइज से। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करती है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है प्रोटॉन नंबर पर भी, लेकिन ओनली इन पीरियड्स। पीरियड्स में ना जी प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। याद रख लें, ग्रुप में प्रोटॉन नंबर कोई असर नहीं डालता, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, लिथियम के पास 3 है, सोडियम के पास 11 हैं, पोटाशियम के पास 19 हैं। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही हो रही है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सिर्फ पीरियड में असर डालते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिटल नेचर पर भी डिपेंड करती है। ऑर्बिटल नेचर, इसका मतलब क्या है, s का इलेक्ट्रॉन निकालना p से मुश्किल है, p का इलेक्ट्रॉन निकालना d से मुश्किल है, और d का इलेक्ट्रॉन निकालना f से मुश्किल है। ये सारे फैक्टर्स दोबारा से देख लें, एटॉमिक साइज इनवर्स रिलेशन, शील्डिंग इफेक्ट इनवर्स रिलेशन, प्रोटॉन नंबर सिर्फ पीरियड्स में डायरेक्ट रिलेशन, और ऑर्बिटल नेचर पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ से हम कुछ एनोमलीज भी देख लेते हैं। याद रखना है आपने कि जो 2a का एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3a वाले से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2a का इलेक्ट्रॉन s में से निकलना है और 3a का इलेक्ट्रॉन p में से निकलना है, और ये देखें s का इलेक्ट्रॉन निकालना p से मुश्किल होता है। इसी तरीके से 5a की आयोनाइजेशन एनर्जी 6a से ज़्यादा होगी। इसकी क्या वजह है, 5a के पास S2P3 p हाफ फिल्ड है, और 6a के पास S2P4 p हाफ फिल्ड नहीं है। तो p हाफ फिल्ड होना मैंने पहले बताया था क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। सही है जनाब। तो आप ऐसे कह सकते हैं
कि 3A और 6A वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये लो है, ये एनोमलस बिहेवियर शो कर रही है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात हो गई। कुछ सवाल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, आपके ख्याल में आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा है? बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे एक ही पीरियड में हैं। बेरिलियम को देखें तो ये 2A का है, फिर बोरॉन ये 3A का है, नाइट्रोजन 5A का है, ऑक्सीजन 6A का है। अभी की डिस्कशन के मुताबिक लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इस हिसाब से 6A वाले की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि 6A वालों का एनोमलस बिहेवियर चल रहा है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 5A वालों से कम होती है। तो यहाँ पे मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है। सही है जी बात। तो ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई जी बात। आगे चल पड़ते हैं। बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सवाल है जी। बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। क्या वजह है? ये सामने ही लिख दिया मैंने कि बेरिलियम S ब्लॉक का मेंबर है और बोरॉन P ब्लॉक का है। S का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हिसाब से P के मुकाबले में, तो ये इसलिए ऐसा होता है। ये भी सही हो गई जी बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके ट्रेंड सेम ही हैं, इसलिए उसे साथ ही कर लेना बेहतर रहेगा, कोई नई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, दोनों ही मामले हो सकते हैं, इवॉल्व्ड और absorbed when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। एक गैशियस एटम के वैलेंस सेल में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना है ना, तो फिर इस अमल के दौरान जो एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पिछली बारी क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में फर्दर भी आप जानते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ना जी, वो हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आमतौर पर पॉजिटिव होती है। कौन सी मिसाल याद आ रही है? ऑक्सीजन से O नेगेटिव बनता है -141, ऑक्सीजन नेगेटिव से बनता है O नेगेटिव 2, तो यहाँ पे +780। देखा आपने जनाब, पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव, दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड की बात करें तो सेम ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? मोर और लेस सेम फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट पर भी इसकी डिपेंडेंस है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। सही हो गई थी बात। एक और बात यहाँ पर याद रखें कि जो हाफ फील्ड है ना, यानी कि 5th A वाले, सही 8A वाले जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, और 2A वाले जिनके पास S कंप्लीटली फिल्ड है, इधर क्या है? S2P3, P हाफ फील्ड है। इधर क्या है? S2P6, P कंप्लीटली फिल्ड है। S कंप्लीटली फील्ड, P कंप्लीटली फील्ड, P हाफ फील्ड, यानी कि जो स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सेप्शनली लो होती है। तो यहाँ से मैंने सीखा कि 2A, 5A और 8A की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सेप्शनली लो वैल्यूज शो करेगी। आपको सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज का ट्रेंड, सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक बात और यहाँ पर रह गई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से क्योंकि एक बात रहती है,
तो उसको करना भी ज़रूरी रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आपने याद रखना है कि अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी मिले तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना जी, तो आपने मान जाना है कि वो मेटल है। सही जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आप क्या कहेंगे कि वो मेटल है। सही जी। एक और बात भी देख लें, एक सवाल की शक्ल में पूछ लेते हैं। एक एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, 2, 3 और 4 मैं लिख रहा हूं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने लिख दी +200, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दी +400, तीसरी लिख दी +600, चौथी लिख दी +800। एक और ऑप्शन बना रहे हैं 200, 300, 500, 700। चार्ली ऑप्शन बना रहे हैं 200, उसके बाद 1700, फिर लिख दी 2000, फिर लिख दी 2300। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। आखिरी ऑप्शन बना लेते हैं 495। सही है जनाब। 750, 13,000, 14,200। चलें जनाब, 4 ऑप्शन हो गए। ये पहली आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। 4 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि owing to the values of ionization energy, predict which of these is an element of 2A। अच्छा जी, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। वो कहता है कि बताएं जनाब, इन वैल्यूज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट 2A का हो सकता है। ये सारी हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। सही है जनाब। तो 2A का मेंबर कौन हो सकता है। मैंने क्या बताया जनाब, मैंने ये कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये आपको ग्रुप नंबर भी बता सकती है। कैसे, आप ज़रा देखें यहाँ पर अल्फा ऑप्शन को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी, कोई सडन इंक्रीज नहीं है। आपको मिलता है सडन इंक्रीज चार्ली में 200 से 1700 थोड़ा, लेकिन डेल्टा में देखें तो 495 टू 750 टू 13,000। याद रखना है कि अगर कभी किसी एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना बड़ा चेंज आ जाए ना, सडन चेंज आ जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी में सडन चेंज आ जाए, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो पिछले ग्रुप को परटेन करती है। क्या मतलब इस बात का, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 495 चाहिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 750 चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अचानक से एनर्जी कितनी चाहिए, 13,000। भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीसरा निकल ही नहीं सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला एलिमेंट फिर होगा सेकंड ए का। सही है जनाब, वो सेकंड ए का मेंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वो कहता कि चार्ली ऑप्शन वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताएं, तो हम कहते हैं कि अच्छा जनाब, पहले इलेक्ट्रॉन के बाद एनर्जी में बड़ा जंप आ रहा है, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब कि ये पहले ग्रुप का मेंबर होगा। सही है जनाब। क्या हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी में सडन इंक्रीज आया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बहुत बड़ा जंप आ रहा है, तो वो पहले ग्रुप का मेंबर है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बहुत बड़ा जंप आ रहा है, तो वो दूसरे ग्रुप का मेंबर है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बहुत बड़ा जंप आ रहा है, तो वो तीसरे ग्रुप का मेंबर है। और इसी तरीके से अगर फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बहुत बड़ा जंप आ रहा है, तो वो फोर्थ ग्रुप का मेंबर होगा। ये बात सही है, ये बात सही है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना जी,
ये कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत बड़ा जंप नहीं आता। जब बहुत बड़ा जंप आ गया तो मेरी बात आपने याद रख लेनी है कि अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जंप आ रहा है तो वो दूसरे ग्रुप का मेंबर है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जंप आ रहा है तो वो तीसरे ग्रुप का मेंबर है। सही हो गई जी बात। ये था ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 और जो कि यूनिट नंबर 3 बनता है हमारा। आपको जहन में कोई सवाल हो तो आपने लाजमी पूछ लेने हैं। थैंक यू सो मच जी।